हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरणों के निकाय का हल करना। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारे सिलेबस में क्लास 12th में केवल ऑर्डर 3 के मैक्सिमम ऑर्डर 3 के आव्यूह ही दिए गए हैं। तो हम एक सिस्टम मान करके चलेंगे जिनमें 3 समीकरणें दी गई हैं जो कि 3 चरों में व्यक्त की गई हैं। तो माना समीकरण निकाय निम्न रूप का है। जिसमें पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 से रिप्रेजेंट की जा रही है। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2 से, और तीसरी समीकरण a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3 से रिप्रेजेंट की जा रही है। तब इस निकाय को आव्यूह की सारणी रूप में व्यक्त करने के लिए हम माना a बराबर है x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। तो x का गुणांक यहाँ a1 है, यहाँ v1 और यहाँ z का गुणांक c1। इसी तरीके से प्रत्येक समीकरण से x, y और z के गुणांकों को लिख लेने पर a3, b3 और c3 यह हमें मिल जाता है x। साथ ही हम माने x बराबर एक आव्यूह है जो कि प्रयुक्त चरों से निर्मित किया गया है। x, y और z 3 चर यहाँ आ रहे हैं, और एक हम डिटर्मिनेंट b इक्वल मान लेते हैं जो कि इक्वल के बाद हमें कांस्टेंट टर्म दी गई हैं उनसे बनाए गए हैं। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स a, x और b हो जाते हैं। तब जो हमें ऊपर समीकरण निकाय दिया गया होगा उसे हम a x बराबर b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब समीकरण निकाय a x बराबर b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? यदि आप a की गुणा x में करके उसे बराबर b के रखेंगे तो हम गुणनफल में करते हैं पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में, तो गुणा करके आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल में d1 पहली समीकरण। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ पहले स्तंभ में करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति की गुणा कर लेंगे तो a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। ये हो जाता है हमारा समीकरण निकाय। तो एक दिए गए समीकरण निकाय को हम ax बराबर b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ a का मान यह आव्यूह दिया गया है जो x y z के गुणांकों से निर्मित है, x उनके चरों से निर्मित है और b उनके कांस्टेंट टर्म से निर्मित है। तो चाहे तो हम इनको लिख करके भी बता सकते हैं। a की जगह हम a का मान c1, c2, c3 इंटू में x का मान x, y, z और इक्वल में b का मान d1, d2, d3। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से वही सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हमें इनके व्युत्क्रम द्वारा कैसे रेखिक समीकरणों को हल करके बताना है। सबसे पहले हमें यह जांच करना होता है कि समीकरण निकाय को हम आव्यूह के व्युत्क्रम विधि से हल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहली स्थिति होती है स्थिति नंबर 1, यदि a व्युत्क्रमणीय है, जो इनके गुणांकों से निर्मित आव्यूह है a, यदि a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है जिनका व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के लिए कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जब भी हमारे पास सिस्टम दिया गया होगा, जब हम a, x और b के मान ज्ञात कर चुके होंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ जांच करेंगे कि डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है। तो पहली स्थिति हम पढ़ रहे हैं, जब डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं है तब समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए x इक्वल a इनवर्स b का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ax बराबर b लिखा है, हमें x अर्थात x y z के मान ज्ञात करने हैं। यदि हम a का पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो a इनवर्स के रूप
रूप में जाएगा, बटे ए को ए इन्वर्स लिखेंगे, तो x बराबर ए इन्वर्स गुणा बी के बराबर यह मान दिया जाएगा। और जब भी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो जो भी हमारे पास समीकरण निकाय दिया गया है, जो सिस्टम हमारे पास दिया गया है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, एक अद्वितीय हल ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड के मानों में कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा कि हम एक्स वाई जेड के मान कई प्रकार से रख सकते हैं, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और जब भी कोई समीकरण निकाय सॉल्यूशन रखता है, उसके हल यदि हम ज्ञात कर सकते हैं तो उस निकाय को हम संगत निकाय कहते हैं, सॉल्वेबल कहा जाता है। संगत का मतलब होता है सॉल्वेबल है, कंसिस्टेंट है वो सिस्टम। तो कंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब भी उस निकाय का हल हम ज्ञात करके बता सकते हैं। तो इस स्थिति में तो हम हल ज्ञात करके बता सकते हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे संगत निकाय। इसी के साथ स्थिति नंबर 2 होती है कि यदि डिटर्मिनेंट ए का मान हमें 0 के बराबर मिल जाए तो हमें क्या करना होगा। तो यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर रहा होगा। ऐसी स्थिति में जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर आता है तो यहाँ हम एक टर्म और फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ए गुणा बी का मान। एडजॉइंट ए गुणा बी का मान यदि वह 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 2 स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो यह मान, उसके बाद यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है तो हमें क्या करना है, यदि इसका मान 0 मिलता है तो हमें एक स्टेप और आगे जाना है, एडजॉइंट ए गुणा बी का मान ज्ञात करके बताना है। अब यदि एडजॉइंट ए गुणा बी का मान आपको 0 से अलग प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तब जो समीकरण निकाय दिया गया है उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई भी समीकरण निकाय कोई हल नहीं रख रहा है तो इसका मतलब है कि वह समीकरण निकाय असंगत है, नॉट सॉल्वेबल है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हमें दिया गया है। इसी के साथ यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर है और एडजॉइंट ए गुणा बी का मान भी 0 के बराबर है तो क्या होगा। तो स्थिति 3 के अनुसार यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर मिल रहा है और हमने एडजॉइंट ए गुणा बी का जो मान निकाला है वह भी 0 के बराबर आ रहा है, तब जो समीकरण निकाय है उसके बारे में हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे कि वह समीकरण निकाय हल रखेगा या नहीं रखेगा। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। निकाय संगत भी हो सकता है या असंगत भी हो सकता है। इस स्थिति में हम कोई परफेक्ट रिजल्ट उन्हें निकाल करके नहीं बता सकते हैं। और यदि वह संगत रहा होगा तो उसका मतलब है उसके अनंत हल रहे होंगे, और यदि असंगत रहा होगा तो उसका मतलब है कोई हल नहीं रहे होंगे। स्थिति नंबर 3 यह प्रदर्शित करके बताती है। अब इन तीनों स्थितियों को क्वेश्चन की मदद से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों को संगत और असंगत के रूप में वर्गीकृत करके बताइए कौन सा निकाय संगत होगा और कौन सा असंगत होगा। संगत के लिए हमें चाहिए है कि वह हल रख रहा हो, और असंगत का मतलब है उसका कोई हल हमें प्राप्त नहीं हो रहा हो। तो यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है जिसमें 2 समीकरणें 2 चरों में दी गई हैं, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। और हम पढ़ चुके हैं यदि हमें कोई भी निकाय दिया गया है तो हम उसे ax + b के रूप में व्यक्त करके बता सकते हैं। तो हम यहाँ यही लिख करके बताएंगे कि दिया गया निकाय निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। निम्न रूप किसे प्रदर्शित कर रहे होंगे? ax = b को प्रदर्शित कर रहे होंगे, और वह निम्न रूप हो जाता है ax = b, जहाँ हमने a माना होगा x और y के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 और y का गुणांक 3, तो यह हमें मिल जाता है a। इसके बाद x बराबर जो भी यहाँ चर उपस्थित हैं उनसे निर्मित आव्यूह, और हमने यहाँ b बराबर माना है कांस्टेंट टर्म जितनी भी हमें दे रखी हैं इक्वल के इस तरफ उनसे निर्मित आव्यूह। तो ये हो जाते हैं हमारे पास ax और b के मान। अब यदि हमें संगतता की जांच करनी है तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करना होगा। तो डिटर्मिनेंट a आव्यूह को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेने पर यदि इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो 3 एकम 3, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, यहाँ हमें हल करके मिलेगा -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। और स्थिति नंबर 1 के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि यदि
ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है अर्थात डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तब निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा अर्थात निकाय संगत निकाय होगा। तो हम उन्हें यही लिख करके बताएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है, सॉल्वेबल है, कंसिस्टेंट है और अद्वितीय हल प्रदान करेगा। अद्वितीय हल यदि हम इनका निकालेंगे, हल ज्ञात करके बताएंगे, तो उनका जो सॉल्यूशन है हमें यूनिक सॉल्यूशन ही प्राप्त होगा। तो ये जो निकाय है वह अद्वितीय हल प्रदान करता है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है जिसमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 ही चरों में व्यक्त की गई हैं। फिर से हम वैसे ही शुरुआत करेंगे। दिया गया निकाय निम्न रूप में लिखा जा सकता है। और निम्न रूप है ax बराबर b, जहाँ a व्यक्त कर रहे होंगे x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह को। तो a बराबर हम लिखेंगे पहली पंक्ति में गुणांकों को 1, 1 और 1, दूसरी पंक्ति में गुणांक हैं 2, 3, 2, तीसरी पंक्ति में गुणांक हैं a और 2a। x का मान बराबर है जो भी यहाँ चर प्रयुक्त हो रहे हैं x y z, और साथ ही b का मान बराबर है जितने भी बराबर के इस तरफ हमें कांस्टेंट टर्म दिए गए हैं उनसे निर्मित आव्यूह के। इसके बाद यदि हमें जांच करनी है कि दिया गया निकाय संगत है या नहीं है, तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट a का मान निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें दिए गए आव्यूह a को 2, 3, 2 a और 2a। अब इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए चाहे तो हम अपनी पहली पंक्ति के अनुदिश सीधा सीधा प्रश्न कर लें, लेकिन हमें यहाँ अपनी पहली पंक्ति में 1, 1, 1 दिखाई दे रहे हैं, तो हम कोशिश कर लें इन्हें कुछ ऑपरेशंस लगा करके आसान करने की। तो यदि मैं यहाँ 0 बनाना चाहूँ तो C2 में से C1 घटा करके 0, और यहाँ 0 बनाने के लिए C3 में से फिर से C1 घटा करके 0 हम बना सकते हैं। तो यहाँ एक बार में 2 ऑपरेशन लगा लेते हैं, C2 को C2 माइनस C1 में और C3 को भी C3 माइनस C1 में बदल लें। तब हमारे पास डिटर्मिनेंट a का मान, क्योंकि डिटर्मिनेंट पे अगर हम कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हमने पहले वाले कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, दूसरे कॉलम में 1 से 1 घटाएंगे 0, 3 से 2 घटाएंगे 1, 1 से 1 घटाएंगे 0, इसी तरीके से 1 से 1 घटाएंगे 0, 2 से 2 घटाएंगे 0 और 2a से a घटा लेने पर हमें मिल जाएगा a। इसके बाद यदि हम इनका R1 के अनुदिश प्रश्न कर लेते हैं, तो R1 के अनुदिश प्रश्न कर लेने पर डेल्टा a डिटर्मिनेंट a का मान बराबर होगा, पहला अवयव है 1, गुणा में लिखेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट हल करके। तो 1 की गुणा a में करेंगे a माइनस 0 की गुणा 0 में करेंगे 0, और बाकी दोनों अवयव तो 0 ही हैं। तो यह हमें डिटर्मिनेंट a का मान हल करके मिल जाता है a के बराबर। अब यहाँ हमें देखना था, कंडीशन थी यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर आएगा तो फिर वह नॉट सॉल्वेबल है, और नॉट इक्वल 0 आएगा तो वह सॉल्वेबल है। लेकिन यहाँ तो डिटर्मिनेंट a का मान एक वेरिएबल टर्म a आ रही है। अब a का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ दोनों कंडीशन बनाएंगे। पहली स्थिति हमारी हो जाती है कि यदि डिटर्मिनेंट a का मान जो हमें a मिला है उस a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यदि ये जो वेरिएबल टर्म हमें a मिली है यह 0 के बराबर नहीं है। जब यह 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट a का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं है तो जो भी हमारे पास निकाय है उसका जो सॉल्यूशन होगा वह सॉल्वेबल होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वह हमें यूनिक मिलेगा, और जो निकाय है वह संगत होगा। तो यह निकाय संगत हो जाता है और इस स्थिति में हमें अद्वितीय हल उस निकाय के लिए प्राप्त होने वाले हैं। इसी तरीके से यदि स्थिति नंबर 2 की बात करें तो स्थिति नंबर 2 में हो सकता है यह a का मान जो है वह 0 के बराबर रहा हो, और यदि यह मान 0 के बराबर हो जाता है तो फिर डिटर्मिनेंट a का मान भी 0 हो जाएगा।
अब जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाता है तो हमने अपनी स्थिति नंबर 2 में पढ़ा, जब आपको डिटर्मिनेंट ए का मान 0 मिल जाए तो आप एडजॉइंट ए गुणा बी का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो इसीलिए अब हम पहले एडजॉइंट ए का मान फाइंड आउट करके बताएंगे। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम सभी संगत अवयवों के सहखंडों का मान ज्ञात कर लें। यदि हम निकालेंगे अवयव 1 1 के लिए a11 के लिए a11 का मान, तो वह बराबर होता है -1 की घात 1 + 1। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी डिटर्मिनेंट है उसके मान को हल करें तो 3 दूनी 6a - 2a। इन्हें हल करने पर हमें आंसर मिल जाएगा 4a। a12 का मान -1 की घात 1 + 2। यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ करके इन सभी अवयवों का गुणनफल लिखेंगे तो 2 दूनी 4a - 2a। इसके बाद इनकी घात पर एक विषम मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए माइनस भी लगाना पड़ेगा और 4a में से 2a घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2a। a13 का मान निकालेंगे तो फिर से इनका योगफल एक सम संख्या होगी -1 की घात 1 + 3। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ते हुए इन सभी अवयवों की गुणा करेंगे तो 2a - 3a। यहाँ से हमें कोई भी चिन्ह प्राप्त नहीं होगा तो इनका आंसर हमें मिलेगा -a। a21 निकालेंगे तो -1 की घात 2 + 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ करके जो भी अवयव हैं उनकी गुणा करके लिखेंगे 2a - a। तो हमें आंसर में यहाँ से एक चिन्ह मिलेगा माइनस में और इनका हल करके हमें मिलेगा a। a22 का मान ज्ञात करेंगे तो -1 की घात 2 + 2। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव हैं उनकी गुणा करेंगे 2a - a। कोई चिन्ह यहाँ से नहीं मिलेगा, आंसर में आएगा a। a23 का मान निकालेंगे -1 की घात 2 + 3। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ना है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर a - a, आंसर में मिलेगा 0। a31 का मान निकालेंगे तो योगफल में फिर से एक सम संख्या मिल रही है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी मान बच रहे हैं 2 - 3, हल करने पर मिलेगा -1। इसी तरीके से a32 का मान निकालेंगे तो यहाँ योगफल विषम संख्या है, एक माइनस हमें लेना पड़ेगा। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ करके 2 - 2 = 0। a33 का मान निकालेंगे तो इनका योगफल फिर से एक सम संख्या है, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 - 2, तो आंसर में हमें मिल जाता है 1। ये हमारे सारे सहखंड आ चुके हैं। अब हम उन्हें निकाल करके बताएंगे एडजॉइंट ए का मान। तो एडजॉइंट ए बराबर होते हैं उनके सहखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त के। तो सबसे पहले सहखंडों से निर्मित आव्यूह बना लें, 4a - 2a -a a 0 -1 0 और यहाँ 1 हमें मिल जाता है। इसका परिवर्त निकालने से एडजॉइंट ए भी मिल जाएगा। परिवर्त लिख लें, 4a - 2a -a a 0 और यहाँ -1 0 और 1। इसके बाद हमने अपनी डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ा है, जब भी एडजॉइंट ए का मान 0 के बराबर आएगा तो हम एडजॉइंट ए गुणा बी का मान ज्ञात करके बताएंगे। अब एडजॉइंट ए गुणा बी का मान ज्ञात कर लें। एडजॉइंट ए की जगह पर एडजॉइंट ए का मान गुणा में बी का मान, और बी का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 4। यदि हम इनकी गुणा करके बताएंगे तो गुणनफल के रूप में हमें मिलेगा 4a की गुणा a में करेंगे 4a, -a की गुणा 2 में करेंगे -2a और -1 की गुणा 4 में करेंगे तो -4। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की गुणा कर लेने पर हमें मिलेगा -2a + 2a और यहाँ 0। तीसरी पंक्ति की गुणा करेंगे तो -a + 0 + 4। इन्हें हल करने पर मिला 2a - 4, यहाँ 0 और यहाँ 4 - 1। अब क्योंकि a का मान तो हमने 0 के बराबर लिया है इस वाली स्थिति में, क्योंकि a का मान 0 के बराबर है स्थिति नंबर 2 में, इसीलिए यह वाला जो मान है वह हमें बदल करके मिलेगा -4 0 और 4। और यह आव्यूह तो अब 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर कब कहा जाता, जब सभी अवयव 0 होते, लेकिन यहाँ 2 अवयव तो नॉन ज़ीरो हैं। इसका मतलब है एडजॉइंट ए गुणा बी का मान 0 के बराबर नहीं है। और हमने अपनी स्थिति में पढ़ा था कि यदि डिटर्मिनेंट ए का मान तो 0 के बराबर हो, लेकिन एडजॉइंट ए गुणा बी का मान 0 के बराबर ना हो, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में इस समीकरण निकाय का कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है यह जो समीकरण निकाय है वह असंगत समीकरण निकाय हमें दिया गया है।
तो आज हमने अपनी इस वीडियो में सीखा कि यदि हमें कोई भी निकाय दिया गया है तो वह सॉल्वेबल होगा या नहीं होगा, वह संगत होगा या असंगत होगा। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।